ओके ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था ना हम लोगों ने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किया था, केसी किया था ना, केसी किया था, केपी भी किया था, दोनों याद है ना तुमको? केसी केपी का फॉर्मूला याद है? हाँ, तो उसके ऊपर ही सॉल्व करेंगे आज का। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। केसी अलग से पढ़ा है, याद है ना? एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू सी, एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू ए और एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू बी। ये केसी का आंसर है। केपी का आंसर भी तुमको याद रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी। यही है। तो वो केसी और केपी के बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। मतलब एक ही फॉर्मूले में केसी भी आना चाहिए, केपी भी आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शन पढ़ो, क्या दिया देखो। कंसिडर रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तुमको पढ़ने सिखाया कैसे पढ़ते हैं उसको, बोलो क्या कैसे पढ़ते हैं? ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी रिवर्सिबली गिव सी टाइम्स सी एंड डी टाइम्स डी। बराबर, केसी केपी का इसके लिए हमको रिलेशन निकालना है। चलो तो इसके लिए केपी का आंसर तुमको याद ही है, केपी का आंसर याद है ना तुमको? पढ़ो सेकंड में पढ़ो। द पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय। बराबर, केसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते, कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तुमको एक चीज सिखाता है यहाँ पे, एक नया देखो। एक फॉर्मूला होता है आइडियल गैस के लिए, PV इज इक्वल टू nRT। याद रखो, एक कभी पढ़ा है क्या? 10th में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अभी के लिए याद रखो। ये फॉर्मूला क्या है, ये बहुत जगह पे लगता है। PV इज इक्वल टू nRT, याद कर लो। PV इज इक्वल टू nRT। P है प्रेशर, V वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बराबर, और T टेम्परेचर, बराबर। P क्या? प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, बराबर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। ओके, मेरे पास तो सिर्फ PP है ना यहाँ पे। हाँ, तो अगर मैं यहाँ से P का आंसर निकालूँ तो V को नीचे भेजना पड़ेगा। स्पेसिफिकली मैं V, याद देखो एक सिंपल लॉजिक समझो। 13 है इंटू 14 है अपॉन 7 है, बराबर, मैथ सिंपल सा मैथ। तो ये 7 दोनों का है कि दोनों में से किसी एक को दे सकते हैं हम लोग? दोनों में से किसी एक को देंगे मैथ्स ने। तो ये 7 जो दोनों के नीचे है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता है, मालूम है? ऐसा लिखिएगा तो भी चलता है, तो भी राइट ही है। ये तो मैथ्स है ना, तो भाई वही करने वाला है। ये V यहाँ से जाएगा, तीनों के नीचे आएगा, लेकिन मैं स्पेसिफिकली एक को ही देगा जिससे मेरा ज़रूरत है। मेरा ज़रूरत N से है, बराबर, तो मैं N के नीचे देगा, N/V, और ये R और T एज इट इज है, बराबर। N/V एक्चुअल में बनता है कॉन्सेंट्रेशन। N/V क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन, बराबर। तो देखो इससे ना मैं ये फॉर्मूले से मैं निकाल सकता है आंसर। सिमिलरली मैं PA का आंसर निकालेगा, ध्यान दो, PA चाहिए ना मुझे। तो देखो मैं P अगर निकाल के दिखा दूँ तो तुम लोग मुझे PB PC PD निकाल के दिखाओ, बोलना पड़ेगा। देखो PA देखो कैसे निकालते हैं। PA चाहिए तो मैंने P के सफिक्स में क्या लिख दिया? A, सिंपल ना। हाँ, अभी N/V मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन, बराबर ना। N/V मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन। मैं किसके लिए पार्शियल प्रेशर लिख रहा है? तो कॉन्सेंट्रेशन किसका आएगा? A का आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ? A, समझा? N/V मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। A के लिए लिख रहे तो A लिखेंगे, और बाजू में क्या बताओ मेरे पास? RT एज इट इज है, समझा? एक्चुअल में ऐसा डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा और इसको मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ। देखो PA है ना, PA है ना, तो N के साथ सफिक्स में A लिखो, बराबर, और नीचे V एज इट इज रहने दो, समझा? और ये RT, समझा? PA कैसे लिखा? चलो अगर ऐसा PA है तो बताओ PB क्या लिखेंगे, बताओ? NB अपॉन V RT, बराबर ना। अरे इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं सिखा रहा तुमको मैं। PC बताओ, PC बताओ? NC अपॉन V RT, बताओ PD ND अपॉन V। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? खाली सफिक्स में वो जो अल्फाबेट में उधर लेता है, तुम लोग इधर N के साथ वो अल्फाबेट ले रहे हो, और क्या कर रहे हो, बराबर। हाँ, हमको मालूम है कि ये जो N/V रहता है, ये क्या रहता है? कॉन्सेंट्रेशन। N किसका है? A का है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी किसका आएगा? A, और बाजू में क्या आएगा? RT, समझा? तो बताओ यहाँ पे आंसर बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT, समझा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, समझ गया रहेगा तुमको ना? पूरा समझा रहेगा ना? एकदम इजी सिखा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। समझा ना अभी तक क्या कर रहे हैं? मालूम है क्या कर रहे हैं हम लोग KC और KP के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, राइट? तो पहला तो तुमको याद ही है, फिर P हम लोग ने KP का आंसर लिखा, फिर उसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा के सब निकाल के रख लिया, PA PB PC PD सब निकाल दिया। अभी आते हैं रिटर्न पुट कर देते हैं। कौन सा मेन इक्वेशन हमारा PC निकाला ना, KP का इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ना। इसमें लाके सब वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना? मेरे पास PA PB PC PD सब है ना, लाके डाल दो, देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, हम लोग पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कौन सा इक्वेशन आएगा बताओ? फ्रॉम इक्वेशन
बोलो कहाँ पुट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब पुट करने वाला है मैं। चलो तो केपी जो है, केपी तो केपी देगा ना। पीसी के जगह बोलो क्या आ जाएगा, किधर गया पीसी, पीसी की जगह पीसी है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CRT, ये पीसी के जगह पे लिखा, और ऊपर पावर क्या है, छोटा सी ना, स्मॉल सी है ना। अरे सिर्फ पीसी की जगह पे लिखा है, बाकी तो वैसे ना। बताओ आगे क्या लिखो, बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DRT द होल रेस्ट। अब डायरेक्ट बताने चालू करो फटाफट जल्दी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ART द होल रेस्ट टू A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BRT द होल रेस्ट टू B। समझ गया रहेगा ना, समझ गया रहेगा तुमको, इतना भी हार्ड नहीं है। चलो अब तुमको मालूम है ये जो पावर है ना, अगर समझो A है इंटू B इंटू C है और पावर पे क्यूब है, तो ये पावर एक्चुअल में तीनों का है, ये पावर तीनों का है ना, A क्यूब इंटू B क्यूब इंटू C क्यूब ऐसा लिखते हैं। तो वैसे ही मेरे पास देखो, एक मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C है ना, एक R है और एक T है, और ऊपर पावर क्या है, तो वो C किसका पावर है, तीनों का पावर है। तीनों को पावर दो, तीनों को पावर दो। चलो देते हैं, पहले पावर इसको दो, बॉक्स वाले को। बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू, ये राइट है। बताओ बाकी और क्या लिखना है तुमको, R और T के लिए देना बाकी है, ठीक है उसको रहने दो। इधर आओ, पहले इधर करो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू D, समझा। अब जो बचा है वो लिखो, क्या क्या बचा है तुम्हारे पास, R रेज टू क्या था C, इधर से भी R लो, R, अरे नहीं समझा, अरे बहुत इजी करा रहा मैं तुमको। फिर T पकड़ो, T रेज टू C, इधर भी T पकड़ो, समझा। मैं साथ साथ में लिख रहा है, और क्या कर रहा है, यही है जो काम ऊपर किया वो काम मेरे को नीचे करके दिखाओ। बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू A, B रेज टू B, R रेज टू A ना, R रेज टू A इधर से, R रेज टू B यहाँ से, R रेज टू B, फिर T रेज टू A, T रेज टू B। समझ गया रहेगा ना, समझ गया रहेगा तुमको ना। हाँ अब देखो, बेस सेम रहते तो पावर प्लस करते हैं, जैसे कि समझो A रेज टू B है, A रेज टू C है, दोनों सेम सेम दिखाई दे रहा है, तो A को एक ही बार लिखते हैं ना हम लोग, और ऊपर का पावर प्लस कर देते हैं B प्लस C। मैं यही काम इधर R के साथ करने वाला, देखो सेम सेम है ना, अरे A सेम RR सेम ना, सेम काम मैं TT के साथ करेगा, इधर भी नीचे R और इधर भी TT के साथ वही काम करने वाला है, करते हैं। अरे खाली ऊपर पावर प्लस कर दो, और क्या करने का है। तो हमारे पास KP का आंसर रेडी हो रहा है धीरे धीरे। कहाँ तक आ गए हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू B, बराबर ना। RR है, दो बार R लिखोगे, एक ही बार R लिखो, एक ही बार R लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा तुम लोग बोल रहे हैं वैसा मैं कर रहा है। R रेज टू क्या लिखो बताओ, पावर प्लस कर दो, C प्लस D, चलो थोड़ा बहुत तुमको आता है। फिर T भी तो है ना, T को भी पकड़ो, पकड़ो T को, T रेज टू C प्लस D, चलो नीचे आ जाओ, वापस R को पकड़ो, R रेज टू पावर प्लस करो A प्लस B, फिर किसको पकड़ो, T को पकड़ो A प्लस B। समझ गया है, बोला अभी तक क्या क्या किया है, ईजी है एकदम ना, ईजी लग रहा है ना अभी। चलो अभी आगे करते, देखो ध्यान दो, अभी क्या कर सकते हैं। हाँ ये ऊपर इतना पार्ट है ना, नीचे भी ऐसा डिवाइड में ना, ये इसके साथ डिवाइड में, इसके साथ डिवाइड में, ऐसा डिवाइड में चलेगा ना, एक ही मतलब है। अब एक और बात समझो, अगर A रेज टू B है और नीचे A रेज टू C है, इनटू का तुमको समझाया था ना, इनटू में अगर सेम सेम बेस रहेगा तो पावर प्लस करते हैं, अगर डिवाइड में सेम सेम बेस रहेगा तो A को एक ही बार लिखते, लेकिन अभी पावर माइनस कर, डिवाइड में रहेगा तो माइनस, इंटू रहेगा तो प्लस। ध्यान दो, RR दिखाई दे रहा है, सेम है ना बेस, पावर क्या होएगा माइनस, वापस TT बेस सेम है, पावर क्या माइनस। चलो करते हैं फिर। तो मेरे पास KP का आंसर आ रहा है धीरे धीरे, C रेज टू C, D रेज टू D, A रेज टू A, B रेज टू B। आगे क्या बताओ, R को दो दो बार लिखोगे, एक बार लिखो, एक ही बार लिखेंगे। बोलो पावर C प्लस D, ये पहला पावर है, इसको माइनस करेंगे किससे, करेक्ट है A प्लस B से। समझ गया, R खत्म। सेम यही काम किस साथ करते हैं, T को पकड़ो, T को पकड़ो, बोलो T क्या करेंगे, C प्लस D माइनस A प्लस B। समझा क्या, समझ गया रहेगा तुमको, राइट। चलो एक और मैथ्स तुमको सिखा, देखो हर एक चीज अपना मैथमेटिक्स में छुपा हुआ है, मैथ से हम लोग कोई भी चीज को समझ सकते हैं, इसके लिए मैथ्स आना बहुत जरूरी है। देखो अगर समझो मेरे पास 3 का क्यूब है, बराबर है, और इंटू में 2 का क्यूब है, बराबर है, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता है क्या, 3 इंटू 2 का होल क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। चलो चेक करो, बताओ 3 का क्यूब कितना होता है, एक क्या बोल रहे हैं 27 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है, 27 8 मालूम है, 27 10 जा कितना होता है 270 होता है ना, 270 होता है, और 27 का डबल कितना होता है
54 ना, माइनस कर दो इसमें से 54 कितना आएगा, ये 10, ये 6 ना, बोलो कितना 6 1 216 आएगा, 21 8 कितना आता है 216 ना, इतना ही आएगा। चाहिए तो चेक करके मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 56 आता है लास्ट में 6, बराबर राइट है। इसका आंसर कितना आ रहा है हमको 216, इसका भी आंसर चेक करो 3 2 जा 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 6 का स्क्वायर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 6 6 जा 36 6 3 जा 18 18 3 मैच हो गया ना, मतलब राइट है। इसका आंसर भी 216, इसका मतलब ऐसा लिखा जा सकता है, समझा। बोलने का मतलब क्या है, अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम सेम है तो बेस को इंटू करो, ऐसा जो भी है इंटू रहेगा तो इंटू करो और पावर को एक ही बार लिखो, ये बोलने का मतलब है। ध्यान दो यहाँ पे बेस अलग है, एक बार बेस आर है और एक बार बेस, लेकिन पावर देखो जरा, तो पावर को मैं एक ही बार लिखेगा और ये दोनों को क्या कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो बोलो के पी का आंसर, बोलो सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए बी रेस टू बी। हाँ क्या करने वाले बताओ, आर इंटू टी द होल रेस टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। समझा क्या बोलो, समझा है। हाँ चलो एक क्वेश्चन का भी आंसर दो, भी लास्ट स्टेप आ गया आंसर हमारा। अगर समझो यहाँ पे एक बार बताओ, कैपिटल ए का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, कैपिटल ए का नंबर ऑफ मोल्स क्या है, स्मॉल ए। नंबर ऑफ मोल्स मतलब उसके पीछे जो लिखा है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल। कैपिटल बी का नंबर ऑफ मोल्स बताओ, स्मॉल बी। कैपिटल सी का नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल डी का स्मॉल डी। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ। आए क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट मतलब पीछे, पीछे टोटल नंबर ऑफ, टोटल मतलब जितना भी नंबर ऑफ मोल्स सबको प्लस करो। ए नंबर ऑफ, इसका नंबर ऑफ मोल्स ए है, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, प्लस करो ए प्लस बी। समझा। अगर मैं तुमको पूछूं प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो सी प्लस डी बराबर है। हाँ जो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स है ना उसको हम लोग N1 लिखते हैं क्योंकि पहले था ना, और जो प्रोडक्ट का है वो N2। अच्छा तो एक बात बताओ, ये A प्लस बी क्या है, N1। कैसे, अरे A प्लस बी नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का है ना, उसको मैंने N1 बोला है, नहीं समझा, अरे अभी तो बताया मैंने। और C प्लस डी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या है N2 और ये क्या है N2 माइनस N1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत मालूम रहेगा ना। V2 माइनस V1 को क्या लिखते हैं, N2 माइनस, ये सब कराया ना, नहीं मालूम है, वो कभी किया भी रहेगा बहुत बार हम लोगों ने, नहीं किया है। चलो बता देता हूँ, अगर समझो x2 माइनस x1 है तो मैं इसको डेल्टा x लिख सकता है, ये नहीं देखा है बोलो कभी, फिजिक्स में कराया रहेगा ना। तो बोलने का मतलब है कोई भी 2 माइनस 1 किया तो उसको डेल्टा के साथ लिख देने का, बराबर है। अगर V2 माइनस V1 रहेगा तो डेल्टा V, समझा। Y2 माइनस Y1 रहेगा तो डेल्टा Y, तो N2 माइनस N1 रहेगा तो डेल्टा N। समझा कैसे आ रहा है, खत्म। तो ये जो C प्लस डी है इसको मैं लिखने वाला है N2 और ये N1। N2 माइनस N1 क्या होता है, डेल्टा N। डायरेक्ट लिख देता हूँ यहीं पे। चलो तो लास्ट हमारा आंसर आ रहा है, देयरफॉर ये KP ना एज इट इज KP है, बराबर। अब जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे ना, ये वाला पार्ट बताओ, ये कहाँ देखा है बताओ तुम लोगों ने, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वो KC है, KC का फॉर्मूला है ना, तो इसके जगह बोलो मैं क्या लिख दूँ, डायरेक्ट KC लिख दूँ। अरे याद है मैंने क्या बोला था, मैं बोला था एक फॉर्मूला बनाएगा जिसमें KP भी आएगा, KC आ रहा है ना, आ रहा है, RT है ना, अरे RT भूलो मत, खाली इसको KC लिखते हैं, बाकी है बाजू वाला R और T बाकी है। और इसके पावर बोलो मैं क्या लिख दूँ, ये क्या है, इसको क्या बोलते थे हम, N2 माइनस N1 मतलब, समझा कैसे बनाया फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने सीखो, अभी भूल जाओ बचपन जो ये रट्टा बिट्टा मारते थे तुम लोग, समझा कैसे किया है, समझ गया रहेगा ना। रिलेशन बिटवीन KC एंड KP, समझा, एकदम इजी है ना, कुछ हार्ड लगा क्या, बहुत इजी है, समझा। खाली वो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अच्छे से करो, प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ गया रहेगा ना तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है अभी इजी से पढ़ो, क्या अच्छे से तो बोलो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ना। हाँ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है एक्चुअल में, आज आगे इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम, चलो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है, बहुत इजी, एकदम बहुत ज़्यादा इजी। सुनो, अगर रिएक्टेंट का फेस सेम है, ध्यान देते रहो, अगर रिएक्टेंट का फेस, फेज मालूम है, फेज मतलब स्टेट, स्टेट को बोलते हैं फिर, अगर रिएक्टेंट का फेस सेम
तो होमोजीनियस, अगर रिएक्टेंट का फेज अलग अलग तो बस यही लॉजिक है बराबर। पढ़ो पॉइंट पढ़ो। इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स सेम, यही तो बताया मैंने तुमको अभी। हेट्रोजीनियस पढ़ो। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एक मिनट होमोजीनियस इक्विलिब्रियम भी रिवर्सिबल रिएक्शन से आएगा ना। अरे देखो ना पॉइंट स्टार्ट कैसे हुआ है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहाँ से आ रहेगा, वो भी इक्विलिब्रियम, देखो ना वो भी रिवर्सिबल से तो आया है, तो ये सेम पॉइंट ऐसा उधर भी ऐड करो, बोलो उधर ऐड करेंगे तो कैसा रहेगा, होमो इन नहीं, ये ऐसा पॉइंट ऐड करो ऊपर, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स सेम, दोनों का सेम हो जाएगा ना फिर पॉइंट। अब पढ़ो इसका, बताओ क्या है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन रिजल्ट फ्रॉम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। सिंपल ना। एग्जाम्पल, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, HI लिया, देखो चलो ये रिएक्शन करके दिखाता मैं तुमको, ऐसा नहीं समझेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड नाम सुना है, HI मतलब क्या रहता है, HI को क्या बोलते हैं, नाम याद रखो, HI मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड। चलो देखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड क्या रहता है। देखो तो दिया है एन एग्जांपल, यहाँ पे दिया है एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस गैस फेज इक्विलिब्रियम इज डिसोसिएशन ऑफ HI। देखो HI कैसे, इधर थोड़ा है चलो जगह है, देखो ट्राई करो यहाँ से देखने का क्या बनाना है हमको, डिसोसिएट करना है। किस डिसोसिएट मतलब मालूम है, तोड़ने का है, डिसोसिएट मतलब तोड़ने का है, किसको तोड़ने का है, HI बराबर, हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ो ऐसा बोला है, किसको तोड़ो, हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ेंगे। चलो तो हमको क्लियर मालूम है हाइड्रोजन, देखो एक बात बताओ, हाइड्रोजन आयोडाइड किससे बना रहेगा बताओ, हाइड्रोजन और आयोडीन से, तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन ना, सिंपल लॉजिक है। तो इसको जैसे तोड़ेंगे इतना क्लियर मालूम है कि H यहाँ से H मिलने का चांस है, और क्या मिलने का चांस है, I। लेकिन एक बात समझो, नेचर में कभी भी H एग्जिस्ट नहीं होता है, क्या एग्जिस्ट होता है, H2। हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक गैस ना, दो एटम मिलके हाइड्रोजन बनता है बराबर, तो H2 होना ही चाहिए, I भी नहीं रहता है, क्या रहता है, I2 रहता है। अरे ये सब हैलोजन है मालूम है, क्लोरीन, ब्रोमीन मालूम है, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब डायटोमिक गैसेस है, दो एटम रहेगा तो ही वो गैस बनाएगा, समझा। तो I नाम से एग्जिस्ट नहीं होता है, कैसे एग्जिस्ट होता है, 2, तो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो कितना हाइड्रोजन आयोडाइड लगाएगा यहाँ बताओ, 2 लगेगा ना, तभी तो 2 हाइड्रोजन तुमको मिलेगा, और तभी तो 2 आयोडीन मिलेगा, मतलब 2 I मिलेगा तो आयोडीन बन जाएगा, समझा। गैस है सब। चेक करो रिएक्टेंट का फेज, देखो ऐसा जाने के टाइम बताओ रिएक्टेंट कौन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड में गए तो रिएक्शन बोलो क्या, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड हो रहा है तो बताओ रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड ना बराबर। अगर रिएक्शन रिवर्स में आ रहा है तो हाइड्रोजन और आयोडीन, चेक करो दोनों का फेस, तभी तो है ना होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अरे क्या पढ़ा था होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम। अब ये मत सोचो रिएक्टेंट मतलब इधर ही आएगा, ऐसा नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन जा रहा है कहाँ पे ना, समझा है ना। फॉरवर्ड में देख सकते हैं क्या, फॉरवर्ड में एक ही है ना, समझा क्या, इसके लिए और कुछ नहीं। चलो आगे आते हैं, हेट्रोजीनियस में कैसा होना चाहिए, अलग अलग ना, डिफरेंट होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड बराबर, किसका प्रिपरेशन करेंगे, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है बराबर। अमोनियम क्लोराइड कैसा एग्जिस्ट होता है, NH4Cl। चलो NH4Cl मतलब सॉलिड। देखो तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए लगा रहेगा, क्या लिखा है क्या यहाँ पे, एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस, अच्छा बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं। तो चलो बनाते हैं, क्या बना रहे थे बताओ हम लोग, अमोनियम क्लोराइड ना। अमोनियम क्लोराइड बनाना है तुमको, क्या बनाना है, अमोनियम। जब भी मैं आज की बात कभी अमोनियम बोलेगा तुम्हारे माइंड में एक आना चाहिए NH4, अमोनियम मतलब NH4, अमोनियम NH4। अमोनियम क्या बोला था मैंने, अमोनियम, अमोनियम आगे क्या बोला था, अमोनियम पूरा नाम क्या बताया था, अमोनियम क्लोराइड ना, अमोनियम क्लोराइड बराबर। क्लोरीन मतलब Cl2, क्लोराइड मतलब Cl, ब्रोमीन मतलब Br2, ब्रोमाइड मतलब Br, आयोडीन मतलब I मतलब आयोडाइड, समझा। फ्लोरीन मतलब F2, तो फ्लोराइड मतलब, समझ गया रहेगा। मुझे बनाना है अमोनियम क्लोराइड, तो Cl2 लिखो कि Cl लिखो, Cl, समझ गया, समझ गया, इजी है ना। लेकिन तुमको मालूम है
ये अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए बताओ क्या क्या लगा रहेगा, बताओ पहला चीज क्या लगा रहेगा, Cl नेचर में एग्जिस्ट होता ही नहीं है, क्लोराइड नहीं लगा, क्लोराइड तो बना है, क्लोराइड बनाने के लिए क्लोरीन लगता है, Cl एग्जिस्ट नहीं होता है, Cl2 एग्जिस्ट होता है बराबर। तो बताओ यहाँ पे क्या लगा रहेगा, Cl2, हाँ बराबर ना, गैस फॉर्म में होता है, समझा। हाँ और क्या लगा रहेगा बताओ, दूसरा एक चीज, एक और चीज लगा रहेगा, और एक क्या बताओ, अमोनियम है ना, अमोनियम बनता किससे, अमोनिया से बनता है, किससे बनता है, अमोनिया, मतलब यहाँ पे आएगा NH3, NH3 होता है अमोनिया बराबर, NH3 मतलब अमोनिया। हाँ तो ये गैस फॉर्म में होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों को मिलकर अमोनियम क्लोराइड बन सकता है, नहीं ना, क्यों बताओ क्यों, एक हाइड्रोजन का कमी है हमारे पास, एक हाइड्रोजन नहीं है ना। अच्छा तो मतलब इतना क्लियर है कि ये कंपाउंड तो नहीं है, इसके लिए कोई दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा। अरे Cl2 से बन सकता है क्या अमोनियम क्लोराइड, नहीं बन सकता है। कितना क्लोरीन का जरूरत है बताओ हमको आंसर में, तो हम तो दो लिया है, एक कम करो। अब बोले सर अभी तो आपने बोला कि Cl एग्जिस्ट ही नहीं होता है, तो देखो मैं क्या करता है, देखो ना H ऐसा लिख दूं, नया कंपाउंड। अरे तुम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज देखा, तुमने देखा कि एक क्लोरीन लगता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन भी तो तुम्हारे पास नहीं था ना, तो कंपाउंड चेंज है, बोलो क्या यूज कर लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे राइट, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है ना, देखा रहेगा ना, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बताओ NH3 में एक H आया, बोलो क्या बन गया, NH4, और Cl है ना हमारे पास, समझा। ये जो बनता है अमोनियम क्लोराइड ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये तो एसिड है, इसके लिक्विड। चेक करो फॉरवर्ड में जाने के टाइम पे रिएक्टेंट का फेज सेम है क्या अलग अलग है, तभी तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे, समझा ना पॉइंट, एकदम इजी, समझ गया। बोलो होमोजीनियस में क्या याद रखने का, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और हेट्रोजीनियस में क्या, सॉरी डिकम्पोजिशन एक ही बात हो गया, समझ गया। और यहाँ पे हेट्रोजीनियस में क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, समझा, एकदम इजी ना। बोलो याद है ना पूरा, ठीक है। Kc Kp का रिलेशन बताओ जरा, लास्ट में आया था जो, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा रेस टू डेल्टा n ना, बराबर ना, ये सब याद रखो, ये सब याद रखो। डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर दूसरा फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। नया क्वेश्चन पढ़ो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का आंसर निकालते हैं, किसके लिए, हेट्रोजीनियस। अरे दो टाइप का पढ़ा ना हम लोगों ने, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा जिसमें फेज सेम रहता है, हेट्रोजीनियस जिसमें फेज अलग अलग रहता है। तो अभी हम लोग आगे किसका स्टडी करने वाले हैं, अभी हेट्रोजीनियस के लिए Kc का आंसर निकालते हैं। Kc का आंसर किसके लिए, हेट्रोजीनियस। चलो पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल को, 10th में भी था ये, ऐसा मत बोलो। C2H5 क्या होता है, C2H5 क्या होता है, तो पढ़ाया तुमको मैंने, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। C2H5 मतलब इथाइल, और OH मतलब अल्कोहल, तो नाम इथाइल अल्कोहल। हाँ, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज प्लेस्ड इन अ कोनिकल फ्लास्क, मालूम है, देखा है कोनिकल फ्लास्क, देखा रहेगा ना, ऐसा होता है कुछ, ऐसा ऐसा देखा रहेगा ना, बराबर ना, बराबर, कोनिकल फ्लास्क। हाँ तो इसके अंदर क्या रखा है हम लोग ने, इथाइल अल्कोहल। व्हेन इथाइल अल्कोहल इज प्लेस्ड इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड इफ इट इज क्लोज, ऊपर से बंद, याद है ऊपर कॉर्क लगा के बंद कर देते हैं उसको, बराबर, इट इज क्लोज, देन इक्विलिब्रियम इज, देखो अंदर लिक्विड फॉर्म में रहेगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मतलब दारू, उसको ही बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, समझा, वही इथाइल अल्कोहल। तो मालूम है वो सब मतलब वो इवापोरेट होता है ना, मालूम है, कभी ऐसा देखा है क्या, ढक्कन खोल के रख दिया ऐसा, नहीं ना, ऐसा फिर उड़ जाएगा, समझा, ये रियलिटी है। अगर अल्कोहल को ऐसे ओपन छोड़ दिया ना तो वो खत्म हो जाएगा बॉटल, तो खरीदा क्या मतलब फिर, समझा। तो इसके लिए उसको बंद करके रखते हैं। तो ये केस में क्या किया, कोनिकल फ्लास्क को ओपन रखा है क्या, क्योंकि ओपन रहेगा तो लॉस, बराबर, इसके लिए ऊपर से बंद कर दिया उसको, बराबर। तो इथाइल अल्कोहल को प्लेस कर दिया किसके अंदर, कोनिकल फ्लास्क में, एंड इफ इट इज क्लोज, तो क्लोज किया, इतना तो मालूम है कि वो इवापोरेट होता है, इवापोरेट होके वो कोनिकल फ्लास्क के बाहर जा सकता है क्या, अंदर तो रह सकता है ना, अरे पूरा थोड़ी भरा है एकदम ऐसा, बराबर, जगह खाली रहेगा ऊपर थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल अल्कोहल का गैस फेज ना, और नीचे कौन सा, इथाइल अल्कोहल का लिक्विड, तो दोनों अलग अलग फेज है, नीचे और ऊपर, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है ना, हो सकता है ना। अरे कल भी तो पढ़ाया था ना फिजिकल इक्विलिब्रियम में, जितना इवापोरेट होता है, अगर रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम तो फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो वैसा यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, पढ़ो एक बार फिर से, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज प्लेस्ड इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड इफ इट इज क्लोज्ड देन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन कौन सा फेज, लिक्विड एंड गैस, इजी पॉइंट एकदम, बराबर। तो इथाइल अल्कोहल है मेरे पास, कौन सा फॉर्म में, नीचे लिक्विड फॉर्म में, फिर इवापोरेट हो गया और क्या बना दिया, वही इथाइल अल्कोहल है, लेकिन अभी फॉर्म क्या है, क्या हमेशा वैसे रहेगा, कंडेंस होकर रिटर्न भी आ सकता है, इसके लिए बीच में रिएक्शन कैसा है,
रिवर्सेबल। अगर मुझे इसके लिए केसी का आंसर लिखना है तो कैसे देखो, केसी का जरा मतलब समझो, केसी लिखते कैसे, देखो केसी में पहले आता है सीओडी, मतलब आता है प्रोडक्ट। ऊपर क्या लिखना, न्यूमरेटर में क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्ट, बराबर प्रोडक्ट लिखा और प्रोडक्ट के पीछे का जो नंबर है वो ऊपर लिख दिया ना। अब हमारा रिएक्शन देखो, बताओ प्रोडक्ट कौन है, C2H5OH, तो मैंने ऊपर प्रोडक्ट है C2H5OH लिखा। इसके पीछे ए है क्या, क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, पर 1 थोड़ी लिखते हैं, समझा ना। अरे बोलो केसी ही लिख रहा, हर बार थोड़ी केसी ऐसा आएगा, ये तो एक जस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा ना। हाँ नीचे जरा देखो, नीचे क्या आता है, नीचे आता है A⁴ और B⁴ ना, मतलब इसके पीछे ना रिएक्टेंट आता है। तो चेक करो हमारे पास जो रिएक्टेंट क्या है, वही है, फर्क है, ये गैस फेस में देखो G लिखा है इसके लिए, और ये क्या है, इसके पीछे नंबर क्या है, तो 1 थोड़ी लिखते पावर में, समझा केसी का आंसर कैसे निकाला, बोलो। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या C2H5OH मालूम है इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स को क्या बोलते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिक्विड फेस में है जो इथाइल अल्कोहल, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग हो गया अचानक से वीक हो गया अल्कोहल, ऐसा होता है नहीं, कभी भी लिक्विड फेस में जो भी रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा हमेशा, बराबर समझा। बाजू में पॉइंट पढ़ो, फॉर अ कंडीशन है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, समझा। गर्म किया तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, समझा। फॉर अ गिवन टेम्परेचर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, कितना भी लो, समझा, 1 लीटर इथाइल अल्कोहल लो, समझा, या फिर 1 ml लो, दोनों का डेंसिटी कैसा रहता है, सेम ही रहेगा ना। हाँ तो बोलने का मतलब है ये लिक्विड फेज में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार, कैपिटल M मतलब कितना होता है 1 मोलार, चेंज नहीं होने वाला, वो 1 m ही रहता है, बराबर। तो इसके जगह पे बोलो डायरेक्ट में क्या लिख सकता है 1, तो कोई भी चीज़ के डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं कभी भी नहीं ना, तो डायरेक्ट तुम्हारा न्यूमरेटर आंसर देखो, समझा क्या। अरे एकदम ईजी है, डिफिकल्ट लग रहा है, ये नीचे वाला बोले सर नीचे वाला पार्ट किधर गया, अरे उसका आंसर 1 है क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है ना, समझा। तो ये 1 थोड़ी नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो सिंपल तुम्हारा केसी का आंसर ये रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, C2H5OH इन गैस फेस, बराबर ना। हाँ चलो एक काम और करते हैं, सब्लिमेशन मतलब मालूम है, सब्लिमेशन मतलब मालूम है, कैम्फर देखा है, कपूर देखा है ना, उसको ऐसे छोड़ दिया तो गायब हो जाएगा ना, खत्म हो जाता है ना, डायरेक्ट मालूम है सब्लिमेशन का मतलब मालूम है क्या है। अच्छा उसका स्टेट क्या रहता है बताओ, कैम्फर का सॉलिड रहता है ना, और लिक्विड से अगर गैस में गया, जैसे इथाइल अल्कोहल लिक्विड से गैस में गया तो ये फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, लिक्विड से अगर गैस में गया, लिक्विड से गैस में, तो फिनोमेनन क्या है, इवापोरेशन, लिक्विड से गैस में। अगर वो जो कैम्फर है ना वो कैसे जाता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, याद है किसको मालूम है, सब्लिमेशन। कंडीशन तो पीछे आएंगे, सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ा रहेगा तुमने पहले भी। सब्लिमेशन मतलब क्या, डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू गैस, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, बराबर समझा। तो आयोडीन भी सेम वैसे ही होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में रहेगा, छोड़ दो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, गैस चला जाएगा ना, तो दोनों तो सेम है, रिटर्न भी आ सकता है ना, इसके लिए वहाँ पे कैसा रिएक्शन है, रिवर्स है। अगर मैं तुमको बोलूँ इसके लिए केसी का आंसर लिखने के लिए, तो बताओ तुम लोग न्यूमरेटर बताओ क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, I2 इन गैस फेस रेज टू पावर कुछ नहीं 1 आएगा ना, हाँ अपॉन I2 इन सॉलिड स्टेट, सब्लिमेशन हो रहा है, रेज टू पावर 1 ना, देखो 1 थोड़ी लिखते हैं, लिक्विड फॉर्म में था तो कॉन्सेंट, और सॉलिड में तो कुछ भी चेंज नहीं होएगा, लिक्विड में थोड़ा चांस भी समझो हो सकता है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते क्या तुम लोग, नहीं ना, समझा क्या। तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो गया ना 1 डायरेक्ट, तो ये दिख रहा है I2 इन सॉलिड फॉर्म, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका आंसर 1 लेंगे, तो डिनोमिनेटर नहीं लिखने का, सिंपल में डायरेक्ट न्यूमरेटर आंसर। इधर भी तो वही किया ना, समझ गया तुमको। हेट्रोजीनियस के लिए समझा कैसे लिखते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए केसी का आंसर बहुत ईजी है, जो भी चीज़ ऐसा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकता उसको नहीं लिखने का, सिंपल लॉजिक, और प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में लिख दो, समझा। इथाइल अल्कोहल वाले केस में केसी का आंसर क्या आता है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन गैस स्टेट, समझा। और आयोडीन वाले केस में क्या आता है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन गैस स्टेट, गैस स्टेट में रहेगा ना, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, समझा, समझ गया ना तुमको। चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नया क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ईजी है वो तो। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब केसी का यूनिट निकालते हैं, देखो हाँ केसी का क्या निकालेंगे, हर अलग अलग रिएक्शन के लिए केसी का फॉर्मूला अलग अलग आएगा। ये रिएक्शन देखो केसी का फॉर्मूला कितना बड़ा है, C2H5 के लिए छोटा हो गया, आयोडीन के लिए देखो हर अलग अलग रिएक्शन के लिए केसी का फॉर्मूला अलग, और यूनिट हमेशा फॉर्मूला पे डिपेंड करता है।
फॉर्मूला चेंज, यूनिट भी चेंज, समझा। तो एक बात बताओ, क्या केसी का फॉर्मूला सब इक्वेशन के लिए सेम सेम है? अलग अलग है, मतलब ये मेन तो सेम है लेकिन आंसर जो आएगा वो अलग अलग आएगा, समझा, बराबर ना। तो अगर हर बार फॉर्मूले में चेंजेस आ रहा है, मतलब अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है, तो तुम्हारा यूनिट भी चेंज होएगा। करके दिखाता हूँ, चलो देखो, पहला पॉइंट पढ़ो जरा। द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, मतलब ये, बराबर ना, जो हर रिएक्शन के लिए अलग अलग आंसर देगा, बराबर। तो पॉइंट बहुत सिंपल, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc के जो एक्सप्रेशन उस पर डिपेंड करेगा। और Kc का एक्सप्रेशन तो अलग अलग होता है अलग अलग रिएक्शन के लिए, विच इज डिफरेंट इन डिफरेंट इक्विलिब्रियम। अलग अलग रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन अलग अलग रहता है। करके दिखाता हूं ना, चलो देखो, पहले हम लोग बना रहे हैं हाइड्रो, देखो, अरे ये तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बनाया देखो उल्टा, अरे यही है ना, ये रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना वो, तो ये बताने की जरूरत नहीं। ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ना, वैसे प्रिपरेशन नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। चलो देखते हैं, अगर मैं तुमको पूछूं यहाँ पे Kc का आंसर बताने, तो क्या तुमको बताने आएगा? अरे रिएक्शन देख के तुमको Kc का आंसर नहीं बताने आएगा? आएगा ना, चलो बताते हैं। Kc का एक्सप्रेशन बताने का पहले आता है प्रोडक्ट ना, तो बताओ क्या लिखो? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, स्टेट बताओ गैस, बराबर, रेज़ टू पावर 2, समझ में आया? बोलो कैसा आया 2? पीछे 2 है तो 2 आएगा ना, पीछे 1 है तो 1 आएगा। आगे बताओ, डिनोमिनेटर में दोनों लिखना पड़ेगा क्या एक ही लिखूं? दोनों लिखना पड़ेगा। बोलो पहले मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इन गैस स्टेट पावर 1, नहीं ना लिखते हैं, फिर इनटू क्या प्लस, बीच में प्लस आएगा कि इनटू आएगा? इनटू, देखो ना नीचे इनटू है ना बीच में, प्रोडक्ट ऑफ, याद है, ध्यान देते रहो। बोलो I2 इन गैस स्टेट रेज़ टू पावर 1 ना। अच्छा समझा इतना? हाँ, अब एक चीज बताता हूँ, बहुत इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखा ना बॉक्स, वो चाहे HI रहने दो, H रहने दो, I रहने दो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। क्या रहता है? मोल पर डीएम क्यूब। तो ये वाला जो बॉक्स है इसका यूनिट, अगर मेरे को यूनिट निकालना है, क्या निकालना है? यूनिट तो पूछा है ना, तो अगर मुझे इसका यूनिट निकालने का, ये रिएक्शन का, ये रिएक्शन के लिए Kc का यूनिट निकालना है, यूनिट किसका बताओ? यूनिट ऑफ Kc ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने क्या बताया? मोलर कॉन्सेंट्रेशन का बोलो यूनिट क्या रहता है? मोल पर मतलब रेज़ टू माइनस डालने का, डीएम क्यूब मतलब क्यूब, लेकिन पर बोला तो माइनस डाल देने का। अच्छा ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है ना, पावर भी तो है तुम्हारे पास, कितने का पावर है? आता है थोड़ा बहुत मैथ्स। हाँ, ये बताओ इसका यूनिट बताओ, ये भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अरे अंदर मत देखो, अभी सिर्फ बॉक्स को देखो और पावर देखो। बॉक्स दिखा, डायरेक्ट क्या लिख देंगे? मोल पर डीएम क्यूब। बोलो मोल पर डीएम क्यूब, कुछ पावर है क्या? नहीं ना, मतलब 1, ठीक है। ये बताओ बाजू वाला, मोल पर डीएम क्यूब। एक बात बताओ, मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर ना, और ऊपर भी क्या है? कैंसिल डायरेक्ट पूरा, आंसर 1 ना, मतलब 1 आ रहा है। मतलब ये जो Kc है, ये रिएक्शन के लिए Kc के पास कोई यूनिट ही नहीं है, मतलब फॉर दिस रिएक्शन Kc इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नहीं आया ना यूनिट? अरे सर 1 है, अरे 1 नंबर है, 1 थोड़ी यूनिट है, समझा ना? बोलो समझा है कैसे किया है? चलो दूसरा करते हैं, नया रिएक्शन पढ़ो। रिएक्शन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे देखो RHS में क्या बन रहा है बताओ पहले। अरे क्या बन रहा है RHS में? अमोनिया ना, अमोनिया बन रहा है, ठीक है। चलो बना के दिखाता तुमको अमोनिया। समझ में आ रहा है ना अभी तक? अरे आज का लेक्चर बहुत इजी है, सब कुछ इजी है। क्या बनाने का बताओ? वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उल्टा अमोनिया से रिटर्न भी आता है, मुझे फिलहाल तो अमोनिया चाहिए, बराबर, गैस फेज में ना, अमोनिया गैस फेज में होता है। देख के बताओ अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या लगा रहेगा? नाइट्रोजन। N नाम से कभी N चीज एग्जिस्ट नहीं होता है, मालूम क्या होता है? एग्जिस्ट N2 होता है, डायटोमिक गैस है। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, मालूम ना, O2 होता है, N2 होता है, समझा? हाँ, N2 के साथ और क्या लगेगा? क्या लगता है तुमको? हाइड्रोजन भी लगेगा ना, हाइड्रोजन गैस भी लगेगा और नाइट्रोजन गैस भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है? इधर कितना नाइट्रोजन है? ए नाइट्रोजन बताओ, वो 3 हाइड्रोजन का है खाली, नीचे लिखा है, इसका मतलब ये सिर्फ इसका है। अगर मैं पीछे लिखूं तो वो सबका है, समझा? हाँ, कितना नाइट्रोजन RHS में? 1, और LHS में कितना नाइट्रोजन? ऐसा अच्छा लगता है। इधर क्या डालेंगे? हो गया 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस। कितना हाइड्रोजन सोच के बताओ? 6। मालूम है कैसे पहचानने का? ये नीचे का नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देने का, समझा? 6 हाइड्रोजन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है? 2 है ना, कैसे बनाओ 6? खत्म,
हो गया ना रिएक्शन। चलो केसी बताएंगे, बताने आएगा केसी? केसी तो सिखा दिया ना, बोलो पहले LHS की पहले RHS? RHS बोलो। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन गैस स्टेट रेज टू पावर 2 द होल अपॉन, बोलो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन गैस स्टेट रेज टू पावर, नहीं ना 1 छोड़ो, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इन गैस फेज रेज टू पावर। समझा क्या? समझ गया रहेगा ना? बस बॉक्स दिखा तो क्या लिखते? मोल पर डीएम क्यूब। चलो यूनिट ऑफ केसी निकालते हैं, बोलो पहले क्या आएगा? मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर है क्या कुछ? 2 अपॉन, बोलो इसका क्या? मोल पर डीएम क्यूब इनटू बाजू बताओ क्या है? मोल पर डीएम क्यूब का भी क्यूब आएगा ना उधर, तो मोल पर डीएम क्यूब द होल क्यूब, बराबर है? समझा? ये एक पार्ट इधर से एक से कैंसिल होएगा, ऊपर में भी एक बाकी है, वो एक ये 3 में से एक कैंसिल होएगा, कितना बचा नीचे? 2 बचा, नीचे 2 बचा, मतलब नीचे हमारे पास बचा है 2, बराबर? तो ये जो पावर है ये 2 पावर किसका किसका है? मोल का भी है, मोल रेज टू 2 ना, और ये 2 पावर किसका है? डीएम रेज टू -3 का है। डीएम रेज टू -3 को अगर मैं 2 दूं, बोलो क्या बन जाएगा वो? डीएम रेज टू -6। अरे इंटू करने का रहता है, पावर पावर को हमेशा मल्टीप्लाई करने का, राइट है? तो एक डायरेक्ट ओरली बताएंगे, इतना कुछ सोचने में। ऊपर कुछ बचा है क्या? नहीं। नीचे मेरे पास बताओ मोल रेज टू पावर क्या है? 2 है। अरे 2 इसका मिलेगा ना मोल को, और डीएम का पावर क्या है? -6। फिर से नीचे मोल का पावर 2 और डीएम का पावर 1 मिनट, अब आंसर दो। नीचे मोल का पावर 2 बोला तो ऊपर लिखने का था, नीचे थोड़ी लिखते हैं। नीचे 2 है, ऊपर क्या? मोल, मोल रेज टू -2, समझा? नीचे डीएम का पावर कितना था? 6, ऊपर गया तो खत्म, डीएम रेज टू 6। देखो ये बार तो तुमको यूनिट मिला है ना, पहले नहीं मिला था, समझा? मैंने बताया ना, हर अलग अलग रिएक्शन के लिए केसी का एक्सप्रेशन अलग अलग रहता है, इसके लिए उसका यूनिट भी अलग अलग रहेगा। सिंपल, समझ गया? अब एक शॉर्टकट समझो, देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ केसी, सिंपल एकदम शॉर्टकट माने, हमेशा मोल पर डीएम क्यूब लिखने का। क्या करेंगे? मोल पर डीएम क्यूब, और पावर में क्या लिख देंगे? डेल्टा एन का मतलब तुमको मालूम है? डेल्टा एन मतलब क्या होता है? N2 - N1। N2 का मतलब मालूम है? प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स, और N1 मतलब रिएक्टेंट, दोनों को प्लस करने का नंबर ऑफ मोल्स को। शॉर्टकट में करके दिखाऊं इसका? ये रिएक्शन के लिए हमको केसी का आंसर कितना मिला? यूनिट, केसी का यूनिट लेस था ना। हाँ चलो एक बार फिर से करते हैं, ये फॉर्मूले से करके देखते हैं हमारा आंसर राइट आता है कि नहीं, बराबर? चलो फॉर पढ़ो प्रिपरेशन ऑफ HI, मतलब ये रिएक्शन के लिए मैं फिर से यूनिट ऑफ केसी निकाल रहा है, लेकिन अभी तरीका अलग है, अभी शॉर्टकट से निकालते हैं, बराबर? क्या बोला है? यूनिट कैसे निकालने का? मोल पर डीएम क्यूब लिखने का, और पावर में क्या है? डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब क्या है? देखो ये तो एज इट इज है, डेल्टा एन का मतलब क्या है? N2 - N1। चलो ढूंढते हैं इसमें, बताओ N2 कितना है? अरे N2 बताओ ना, 2। N1 बताओ, दोनों को प्लस करने का रहता है, मालूम है कितना? ये भी 2 और ये भी, तो 2 - 2। एक कैसा मैथ्स पढ़ते रे, 2 - 2 कितना होता है? तो कोई चीज रेज टू 0 रहेगा तो 1 बन जाता है, मालूम है तुमको? तो आंसर 1। और देखो पहले भी 1 आया था ना हमको, समझा क्या? अरे आंसर राइट दो रे बाबा, ऐसा क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि? चलो नेक्स्ट दूसरा, समझा कैसे निकाला वो? अभी अमोनिया के लिए करते हैं अमोनिया के लिए, ये आंसर आना चाहिए, करके देखते हैं ना। हाँ तो नेक्स्ट पढ़ो, फॉर प्रिपरेशन। अभी अमोनिया का फिर हम लोग ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, खाली एक जस्ट शॉर्टकट से भी चेक करते हैं कि आंसर राइट आता है कि नहीं। पढ़ो यूनिट ऑफ, ये तो फॉर्मूला है ना, मोल पर डीएम क्यूब लिखते हैं, रेज टू डेल्टा एन लिखते हैं, डेल्टा एन का मतलब N2 - N1। अब आगे मत देखो, इधर आओ, N2 बताओ 2, N1 बताओ 4, राइट बताया? अरे 1 है ना, तो 4 हो जाएगा ना। N2 का वैल्यू 2, N1 का वैल्यू, N2 का वैल्यू 2, N1 का वैल्यू 2 - 4 -2। छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर किया तो माइनस में आंसर आता है ना। तो आंसर पावर में कितना है हमको यहाँ पे? -2 मोल को देंगे ना, अरे दोनों को देंगे ना। -2 मोल को दिया तो क्या बन गया? मोल रेज टू -2। वही -2 हम लोग किसको देंगे? डी, अरे मोल वो -2 ये -3 को मिलेगा ना। -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 कितना होता है? 6। और यही यूनिट देखो तुमको यहाँ पे आया हुआ है, देखो आया ना। समझा कैसा है? तो शॉर्टकट से भी निकाल सकते, तुम्हारी मर्जी। समझा यूनिट ऑफ केसी कैसे निकालते हैं? हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्या है? मतलब केसी के बारे में पढ़ते, केसी के बारे में अभी तक क्या क्या समझा वो सब एक साथ लिख देंगे बस। पहला पॉइंट पढ़ो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पहले का कॉन्सेंट्रेशन क्या था उससे कोई मतलब नहीं है केसी को, यही पहला पॉइंट है। समझा?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल पॉइंट है ना, रिएक्टेंट का पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, यही पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑफ, रुक जाओ, क्यों मालूम है? क्योंकि याद है ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन ये चेंज हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो, समझा? तो अगर ये बॉक्स वाला पार्ट चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा केसी केपी तो चेंज ही हो जाएगा ना, समझा? तो केसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, समझा? पढ़ो फिर से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हेंस केपी एंड केसी एंड केपी हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट, राइट है ना? टेम्परेचर पे अगर डिपेंड कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाया तो अलग आंसर आएगा, टेम्परेचर कम किया तो अलग आंसर आएगा, चेंज नहीं किया तो वैसे रहेगा। समझ गया रहेगा ना? पहला पॉइंट याद है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड, depends on the temperature and thus Kp and Kc has different value at different temperature. Simple. Third point, has characteristics value for a given, हाँ वो तो देखा ना, हर given chemical reaction के लिए Kc का एक characteristic value रहता है ना, अलग अलग रहता है ना। देखो हर बार सेम आ रहा है क्या तुमको? ये और ये सेम है क्या? अलग अलग, समझा? हर इंडिविजुअल केमिकल रिएक्शन के लिए Kc के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है उसका, समझा? एक लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, higher the value of equilibrium constant the more is the concentration of product and hence the, ये सिखाता देखो, बहुत इजी है इधर देखो, बहुत इजी पॉइंट है, इसका आंसर तुम लोग ही देंगे मेरे को, इतना इजी है। एक बात बताओ, इधर आओ, ये फॉर्मूले में आओ, ये दिख रहा है जो फॉर्मूला है, अगर मैं तुमको बोलूं मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D ज्यादा है, ध्यान सुनो, अगर मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C और मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D ज्यादा है मतलब ये रिएक्शन है, बोलो क्या बन रहा है और क्या कम हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि ज्यादा, मैंने बोला ना तुमको C और D ज्यादा है, कौन? तो मतलब C और D बनता रहेगा और वो A और B कंज्यूम होता रहेगा, समझा? इतना समझा है क्या? तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा है, हाइयर द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, समझा? ये दिख रहा है इसका वैल्यू ज्यादा ना, अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये A और B का वैल्यू क्या है? कम है। कोई भी बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा ही आंसर आता है ना, मैथ्स ना? हाँ, हाइयर द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ केपी या फिर केसी, कुछ भी रहने दो ना, ये वाला पार्ट एक्चुअल में तो ये तो केसी का फॉर्मूला है ना। हाँ, हाइयर द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझा? अच्छा, अब एक पॉइंट और है, अगर C और D ज्यादा बन रहा है मतलब तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है कि इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, समझा? ये तो पॉइंट है, पॉइंट ध्यान से सुनो, हाइयर द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड हेंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, समझा ना? ये तो पॉइंट है, पढ़ो पढ़ो, अब समझ में आ गया। हाइयर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, ये उल्टा बोल दिया, मैंने बोला था हाइयर द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम का, उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना, समझा? हाइयर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाइयर विल बी द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही मतलब है ना। पढ़ो एक लास्ट टाइम फिर से पढ़ो, हाइयर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हमको मालूम है अगर Kc का वैल्यू ज्यादा है तो C और D ज्यादा ही रहेगा और A और B कम रहेगा, हेंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, समझा? अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज बताओ, अगर Kc का वैल्यू कम है, अगर Kc का वैल्यू कम है तो बताओ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? रिएक्टेंट ना, बराबर? तो अब पॉइंट चेंज हो जाएगा, बराबर? लोअर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लोअर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ना, and hence the equilibrium will shift towards the left side of the chemical reaction, जब रिटर्न जाएंगे तो ना, समझा कैसे पॉइंट है? इजी है, इतना भी हार्ड नहीं, चारों पॉइंट समझ गया रहेगा। पहला, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसके लिए फॉर डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर डिफरेंट। फिर थर्ड पॉइंट देखा कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए Kc के पास एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। फिर लास्ट पॉइंट देखा, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो Kc का वैल्यू ज्यादा, समझा? इसके लिए तुम्हारा इक्विलिब्रियम राइट साइड में, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम तो Kc का वैल्यू भी कम, इसके लिए तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में, खत्म, समझा कैसे किया है? तो आज जो पढ़ा है सब समझा है। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp याद है? बोलो Kp का आंसर, Kp इज इक्वल टू Kc RT द होल रेज टू डेल्टा n ना, RT का पावर है, बराबर? फिर इधर याद है होमोजीनियस में बताओ कौन सा एग्जांपल दिया है? डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर हम लोग ने हेट्रोजीनियस में क्या लिया? मतलब वही
अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन ऐसा बोल, लेकिन फॉर्मेशन राइट नहीं रहेगा क्योंकि ये बन रहा थोड़ी है, तो रिटर्न भी जाएगा ना वहाँ पे, ऐसा। फिर पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हेट्रोजीनियस, जिसमें इथाइल अल्कोहल लिया, कोनिकल फ्लास्क को सब याद रखो। फिर हम लोग ने आयोडीन का भी किया ना सब्लिमेशन, एक बार इवापोरेशन किया, एक बार सब्लिमेशन किया, ऐसा याद रखो बराबर। फिर ये पढ़ा यूनिट्स, अलग अलग यूनिट आ रहा है बराबर ना। दो एग्जाम, एक हाइड्रोजन आयोडाइड का एग्जांपल याद रखो और एक बार अमोनिया का प्रिपरेशन याद रखो। ये सब रिएक्शन याद रखना पड़ेगा तुमको, उसके हिसाब से निकालो। शॉर्टकट याद है, मोल पर डीएम क्यूब द होल रेज टू डेल्टा एन, डेल्टा मतलब मालूम है n2 - n1, n2 n1 तुमको निकालना सिखा दिया मैंने बराबर। फिर ये तो तुमको याद ही है। इंडिपेंडेंट किसका है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर देखा डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, हेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ केसी एंड केपी आर डिफरेंट। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए केसी के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है। और लास्ट में हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हायर विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड हेंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सिंपल, समझ गया ना आज का लेक्चर, ठीक है।